जनसंख्या आज की तारीख में समस्या किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में इस मुद्दे को उठाया था, जब उन्होंने 15 अगस्त 2019 को लाल किला से जनसंख्या विस्फोट का जिक्र किया था और जनसंख्या नियंत्रण को देशभक्ति से जोड़ा था। आंकड़े जगाने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2027 तक जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। अब सवाल यह है कि भारत जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अब तक क्या जरूरी कदम उठाए गए हैं और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। पृथ्वी की जनसंख्या इस वक्त 780 करोड़ है और हर साल करीब 8 करोड़ 30 लाख लोग दुनिया की जनसंख्या में बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक दुनिया की जनसंख्या 970 करोड़ होगी और वर्ष 2100 तक ये 1100 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। तथाकथित विकास के लिए दुनिया में जीवाश्म ईंधन का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा खतरा है। पृथ्वी वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से तबाह हो रही है। दुनिया में आवास की समस्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी और कुपोषण बढ़ रहा है। ये सभी समस्याएं जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुई है और भारत सहित दुनिया भर के देश इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। जनसंख्या विस्फोट से निपटने के लिए केंद्र सरकार की पहल के मुताबिक मोबियस फाउंडेशन का प्रोजेक्ट आकार का मकसद भी तेजी से बढ़ती जनसंख्या से निपटना है। हमारी धरती माता बीमार हैं, उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आइए मिलकर आगे बढ़ें। एक खास तरह की साझेदारी में जी मीडिया नेटवर्क ने मोबियस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस सामाजिक अभियान को और तेज करने की कोशिश शुरू की है। संभलना जरूरी है। जनसंख्या बनाम प्रकृति अधिक जनसंख्या की समस्या का समाधान करने और इसका स्थायी रास्ता निकालने की दिशा में काम करने की कोशिश है। नमस्कार, मैं आदिति त्यागी हूं और आज हम संभलना जरूरी है जनसंख्या बनाम प्रकृति के विषय पर चर्चा करेंगे। यह अपनी तरह का एक अनोखा अभियान है। इस गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रदीप बर्मन जी हैं। प्रदीप बर्मन जी मोबियस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं अनिल प्रकाश जोशी जी, इंडियन ग्रीन एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, बॉटनिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं राजेंद्र सिंह जी, इंडियन वाटर कंजर्वेशनिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट हैं। हमारे सम्मानित मेहमान जनसंख्या नियंत्रण पर अपने विचार रखेंगे और देश के सामने जनसंख्या को कंट्रोल करने का रोड मैप रखेंगे। आप सभी का इस शो में स्वागत है। प्रदीप बर्मन जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आप इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। जनसंख्या की स्थिरता के लिए चुनौतियां क्या हैं और ये आबादी से कैसे जुड़ी हुई है? सब में पहले तो आप समझिए कि 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय हमारी जनसंख्या थी 35 करोड़। आज हमारी जनसंख्या है 140 करोड़, तो 4 गुना जो बढ़ गई है। उसके लिए सब में पहले तो आप देखिए रोटी, कपड़ा और मकान तो है ही है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीज़ जुड़ी हुई हैं ये भी देखिए कि उसमें रोज़गारी और चाहिए, उसमें पानी और चाहिए। ये नतीजा ये हुआ है कि आपका CO2 जो एमिशन है वो बहुत बढ़ गया है। उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो गया है, उसकी वजह से प्रदूषण जितना है उसकी वजह से सब में पहले तो हमारे बच्चों पर इफ़ेक्ट होता है।
तो उनकी ब्रोंकाइटिस हो जाती है, उनको एस्मा हो जाता है। ये सब जितनी डिजीज़ेस हैं ये बढ़ जाती हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि जितनी हम रिन्यूएबल एनर्जी करें, मतलब जैसे सोलर एनर्जी है, ये बढ़ाएं, तो हम कुछ छुटकारा पा सकते हैं। अनिल प्रकाश जोशी जी, महिला सशक्तिकरण से जनसंख्या पर किस तरह प्रभाव पड़ता है और क्या इसके जरिए जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है? इसमें महिलाओं की एक सबसे बड़ी भूमिका मुझे बड़ी साफ दिखाई देती है, और वो इस रूप में दिखाई देती है कि महिलाएं अगर इस बात का कमर कस लें और वो ये तय कर लें उन तक पहुंचने के हमारे बेहतर रास्ते हों। और मैं फिर भी मानता हूं कि इस देश में अगर महिलाएं किसी भी रूप में देश के चहुर्मुखी विकास में भागीदारी अपनाएं, जिसका एक हिस्सा यह भी हो सकता है कि वे इस बात के महत्व को समझते हुए अपने आप ऐसे रास्ते तैयार करें और सुझाएं सरकार को, हम सबको, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पहल होगी। और दूसरा, मैं एक और भी इसमें जोड़ देना चाहता हूं, कुओं की संख्या घट गई, तालाब की संख्या घट गई। अगर आप एक बड़ा आंकड़ा उठा के देख लें कि वैसे स्वतंत्रता के बाद और वैसे दुनिया में जब उद्योग क्रांति आई थी, हम आधे जंगल खो चुके थे और प्रतिवर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर हम वनों को खो देते हैं। तो आप कल्पना कर लीजिए, एक तरफ आबादी बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। राजेंद्र जी, जैसे कि अनिल जी ने भी कहा, कुओं की संख्या कम हो रही है, तालाबों की संख्या कम हो रही है, यानी जल स्तर कम हो रहा है। जनसंख्या इसके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदार आपको लगती है? आज़ादी के वक्त जब हम कुल 33 करोड़ थे और अब 133 करोड़ के आसपास पहुंच गए, लगभग 100 करोड़ बढ़ गया, तो आप समझ सकती हैं कि हमारी ज़रूरत और हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमारा लालच कितना मल्टीप्लाई हुआ है। आज इस धरती में जितना प्रकृति पानी देती है, उससे इसके पुनर्भरण का काम तो रुक गया है, इसके शोषण का काम बढ़ गया है। और इस दुनिया में, इस देश में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो प्रकृति का पोषण पढ़ाती, सिखाती और उसका संस्कार और व्यवहार हमारे जीवन में लाती हो। प्रदीप बर्मन जी, आप मोबियस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं सर, ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के अभियान पर आपका नजरिया क्या है सर? हमारी जो संस्था है तो ये सस्टेनेबिलिटी की संस्था है, तो इसमें हम दो तरफ ध्यान देते हैं। एक तो हम जनसंख्या पर सस्टेनेबिलिटी लाना चाहते हैं, उस पर सस्टेनेबिलिटी का मतलब हम उसको रोकना चाहते हैं, जितना कम है वो करना चाहते हैं। दूसरी तरफ है हम जो एजुकेशन है उस पर ध्यान देना चाहते हैं। ये दोनों हमारी संस्था के चीफ ऑब्जेक्टिव्स ये दोनों हैं। तो इसमें हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट आकार, वो गांव में हम कर रहे हैं, जिसका यूपी स्टेट में हमने शुरू किया है। वो बाराबंकी और बहराइच में, वहाँ ये दो जगह जो TFR कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो ही सब में ऊंची है। तो वो हमने वहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो 2 साल से चल रहा है। तो वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है, जिसमें हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये दोनों की सहायता लेते हैं। इसमें हम 1, 3, 2 का हम फैलाते हैं। 1, 3, 2 सरकारी का है कि पहले बच्चे में और दूसरे बच्चे में 3 साल का फ़र्क रहना चाहिए। इससे ज़रूर आपका नियंत्रण रहेगा कि पॉपुलेशन हमारा इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो इसी पर हम आशा वर्कर्स को लेते हैं और गांव के अंदर तक हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहुंचाते हैं, और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उनको सलाह देते हैं, काउंसलर रखते हैं कि नियंत्रण कैसा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्यों करना चाहिए। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है पहले फेज़ में। दूसरा है हमारा एजुकेशन पर। तो एजुकेशन में भी 2 भाग हैं। एक तो हमारा रूरल एजुकेशन जो गांव में करते हैं, और दूसरा है
हम एक रेजिडेंशियल स्कूल करना चाहते हैं जिसमें कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा। तो आगे गांव की बात करें तो गांव में जो हम कर रहे हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी सिखाएंगे, उसमें सोलर एनर्जी रखेंगे और उसमें कंपोस्ट, जैसे आप गोबर से उसमें फर्टिलाइज़र बनाएंगे, ये भी प्रैक्टिकली सिखाएंगे। तो ये चीज़ों से जितने विद्यार्थी हैं ये अपने जो बड़े होंगे तो इनको ये सब चीज़ पर ध्यान रहेगा और वो सस्टेनेबिलिटी पर काम करेंगे। ये हमारा एक उद्देश्य है। दूसरा, हम जो स्कूल कर रहे हैं वो कम्प्लीटली रेजिडेंशियल स्कूल है। वो है, उसका नाम हम रख रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट स्कूल। आप नाम ही से जान जाएंगे कि एनवायरनमेंट के लिए स्कूल है। इसके लिए हमने एक संस्था है सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन CEE, जो सिखाती है ख़ास एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए कि क्या क्या करना चाहिए। तो उससे हमने ख़ास कोर्स बनाया है कि हम एक रेजिडेंशियल स्कूल कर रहे हैं तो उसमें कोर्स कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने प्रैक्टिकल दिशा दिखाई है कि प्रैक्टिकल कैसे करना चाहिए। और उसमें जैसे 6ठी क्लास से हम 10 क्लास तक अलग अलग प्रोजेक्ट्स करेंगे, जैसे हवा पर प्रोजेक्ट है, पानी पर प्रोजेक्ट है, और ऐसे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको SDG कहते हैं, इन पर अलग अलग प्रोजेक्ट करेंगे और अलग अलग माने डिफ़िकल्टी से, जैसे 6 में एक डिफ़िकल्टी होगी तो 10 में दूसरी डिफ़िकल्टी होगी और ऐसे बढ़ता चलेगा। तो ये भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा जितने वहाँ के विद्यार्थी रहेंगे वो भी एक्सपीरियंस करेंगे नेचर के साथ, क्योंकि वहाँ हम देवकट कर रहे हैं जहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज़ रखेंगे वहाँ पेड़ की, जिसको वो देख सकेंगे। इसके अलावा सोलर एनर्जी का उनको दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। वहाँ भी हम जो गोबर से कंपोस्ट करते हैं वो भी वो दिखाएंगे। ये इसलिए है कि जब विद्यार्थी जब पास होकर निकलेंगे तो पूरे उसको कहते हैं क्लाइमेट वॉरियर्स या सस्टेनेबिलिटी वॉरियर्स, ये बन के निकलेंगे और दूसरों पर प्रभाव करेंगे। यही दोनों उद्देश्य से हम कोशिश कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी कैसे हो सकती है, और ख़ासकर पॉपुलेशन का तो उनको समझ में आएगा ही कि भाई हमारा जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है ये हमारे लिए ठीक नहीं है और क्या करना चाहिए। अनिल प्रकाश जोशी जी, अगर जनसंख्या पर रोक नहीं लगाई गई तो अगले 10 सालों में क्या परिणाम हो सकते हैं? अभी पिछले 5 दशकों में जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ी है, एक एक करके हमने कई तरह की प्रजातियां खो दी हैं। आपको आश्चर्य होगा, 90% एग्रीकल्चर की वैरायटीज़ ख़त्म हो गई, 50% कैटल वैरायटीज़ ख़त्म हो गई। तो सीधे बड़ा संकट औरों पर भी पड़ेगा। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है कि सरकार टुकड़े टुकड़ों में करती है, लेकिन एक पॉपुलेशन एजुकेशन को नए तरीके से परोसना चाहिए। और आने वाली पीढ़ी को जहां हम ABCD क ख ग घ प्रकृति और इंडस्ट्रीज सिखाते हैं, उनको ये अवश्य दिखाना और सिखाना चाहिए कि एक जो भी संतुलन के आधार होते हैं वो हवा भी होती है, मिट्टी भी होती है और भोजन भी होता है, और जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनका एक संतुलन होता है, जिसको पॉपुलेशन एजुकेशन से जोड़कर अगर हम परोसने की कोशिश करेंगे तो सबसे बेहतर होगा। तो कल्पनाएं की जा रही हैं कई तरह की, 2030 में पानी नहीं होगा, बड़ा संकट होगा, कुओं की संख्या हमने बता दी, 2050 तक तो और भयानक होगा। पानी के जो बड़े स्रोत ग्लेशियर हैं वो जगह जगह टूटने शुरू हो चुके हैं, चाहे अंटार्कटिका है चाहे उत्तराखंड हो। तो ये सब बातें मिलाकर पॉपुलेशन एजुकेशन में, जिसमें प्रकृति भी हो, परिस्थितियां भी हो और भोजन भी हो, सबको मिलाकर अगर हम एक आंदोलन के रूप में, इसे एक बड़े ड्राइव के रूप में करें, और मुझे लगता है सरकार की भागीदारी भी गंभीरता से इस ओर होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं राजेंद्र जी, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हम देख रहे हैं दुनिया बटी हुई है, ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पूरे विश्व को क्या करने की जरूरत है? देखिए,
जब हम विश्व की बात करते हैं तो आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, जिसको मेरे भारत का किसान कहता है कि धरती को बुखार चढ़ा है, मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। इस बिगड़े हुए मिजाज के कारण बेमौसम बारिश और जो हमारा हेल्थ है, हमारी धरती का हेल्थ है, हमारी प्रकृति का और मानवता का दोनों का हेल्थ पर खतरा है। इस खतरे के समाधान के लिए मुझे लगता है कि इस वक्त इस देश में स्किल डेवलपमेंट इन वाटर यूज़ और ये जो हमारे जल के उपयोग की दक्षता है और एक तरह से जलवायु परिवर्तन के कारण जो विस्थापित होती दुनिया है और विस्थापित होकर यूरोप की तरफ बढ़ रही है, उसको पूरी दुनिया के इस साझे सवाल को जनसंख्या के साथ जोड़ के यदि देखना है तो फिर इस देश में भी और दुनिया में भी जलवायु परिवर्तन की साक्षरता का एक बड़ा अभियान, एक बड़ा आंदोलन इस दुनिया में खड़ा करने की ज़रूरत है। भारत में एक जलवायु परिवर्तन साक्षरता का एक आंदोलन हमारी सरकार को खड़ा करना चाहिए, जिससे युवाओं को अपने कॉमन फ्यूचर को, अपने साझे भविष्य को बेहतर बनाने के सपने देखने आने लगें। अभी हमारा जो युवा है वो केवल अपनी निजी ज़िंदगी को देख रहा है, अपने पैकेज को देख रहा है, अपनी नौकरी को देख रहा है और उसकी जो ज़िंदगी में लाचारी, बेकारी और बीमारी बढ़ती जा रही हैं इस बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण। तो इन सब से यदि इस देश को बचाना है तो फिर इस देश के युवाओं को जलवायु परिवर्तन के कारणों पर और इस बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारणों पर एक साथ प्रकृति और मानवता, इन दोनों का बराबर सम्मान करके एक नई दृष्टि पाने की जरूरत है। तो संयम और अनुशासन बहुत जरूरी है। जब तक मानव और प्रकृति के बीच सम्मान का रिश्ता था तब तक संतुलन था, लेकिन जब से प्रकृति भोग की वस्तु बन गई, यह असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है। आज की हमारी चर्चा में यह बात साफ है कि जनसंख्या पर नियंत्रण बेहद जरूरी है, वरना आने वाले समय में किसी एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसके कई दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने और जनसंख्या नियंत्रण पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।